हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। देखो, डायबिटीज मेलाइटिस एक हेटेरोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी के अंदर क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया देखा जाता है। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है लंबे टाइम तक हाई लेवल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोला जाता है या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोला जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है, यानी कि ये ओल्ड एज, यानी बंदा अगर 50-55 साल से ऊपर जा रहा है तब ये स्टार्ट करता है। अब इडियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में जो बीटा सेल्स होता है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनका डिस्ट्रक्शन बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। ये 3 रीजन की वजह से हो सकता है। या तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि पेरेंट्स जो है वो पहले से ही डायबिटीज से ग्रसित है, या पेरेंट्स के फैमिली ट्री में पहले से ही डायबिटीज की हिस्ट्री प्रेजेंट है, तो वहां पे चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इन द चाइल्ड। और आइडेंटिकल ट्विंस की अगर बात करें तो अगर एक आइडेंटिकल ट्विन को डायबिटीज मेलाइटिस है तो दूसरे में भी 50% चांस इंक्रीज कर जाता है कि उसमें भी डायबिटीज मेलाइटिस का खतरा देखा जाए। नेक्स्ट बात आती है HLA रीजन क्रोमोसोम की। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारे पास HLA रीजन होता है क्रोमोसोम नंबर 6 में, अगर उसमें कोई भी डिरेंजमेंट हो जाए तो वहां पर ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है फॉर डायबिटीज मेलाइटिस। अगली बात आती है ऑटोइम्यून फैक्टर्स के बारे में। कुछ ऑटोइम्यून कारण होते हैं जिसमें कि बॉडी अपने ही बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब अगर बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी तो वहां पर जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है पैनक्रियास में वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये लिम्फोसाइट्स हमारे ही खुद के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। अब बीटा सेल्स नहीं बचेंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल्स इंसुलिन यूज करके ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे और डायबिटीज मेलाइटिस यहाँ पे देखी जाएगी। और यहाँ पे जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं CD8+ T सेल्स। ये CD8+ T सेल्स इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी के, जो कि हमारे बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन केस ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, जैसे ग्रेव्स डिजीज, एडिसन डिजीज और हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। ग्रेव्स डिजीज तब होती है जब थायराइड एक्टिविटी जो है बॉडी की वो बहुत ज्यादा ओवर या फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, यानी ओवर एक्टिव थायराइड जब होता है तब उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तभी हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, वो थायराइड ग्लैंड का ऑटो इम्यून डैमेज हो जाता है, और हमें पता है थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में भी हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है उसका खतरा इंक्रीज कर जाता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। सबसे पहले बात आती है जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि अनुभविक कारण, यानी पेरेंट्स अगर डायबिटीज से ग्रसित हैं तो हमारे पास बच्चों में भी रिस्क रहेगा कि डायबिटीज होगी। और अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो अगर एक को डायबिटीज है तो दूसरे में भी चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं कि उसको भी डायबिटीज होगी। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स के बारे में, यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर हमारे पास कारण अगर आते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ओबेसिटी, मोटापा सबसे पहला कारण है। अगर पेशेंट की बॉडी में एक्स्ट्रा फैट पहले से प्रेजेंट है तो कॉन्स्टेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई रहेंगे, और अगर पेशेंट उतना काम नहीं कर रहा है, बॉडी का उतना फंक्शन नहीं है, तो जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करना ही बंद कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं हो रहा है तो सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है ही नहीं, तो वो अपने रिसेप्टर्स को ही कुछ हद तक चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि रिसेप्टर्स उतने इंसुलिन के डोज के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी उन्हें हम फंक्शन करने के लिए हाई इंसुलिन के लेवल्स चाहिए रहेंगे। तो इन तीनों रीजंस की वजह से हमारे पास जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखी जाती है। इसके अलावा एक और रीजन आता है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। देखो, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन क्या करते हैं, कैपिलरी ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज कर जाता है तो वो एट द एंड हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब अगर पैनक्रियाज डैमेज होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर बीटा सेल्स डैमेज होना शुरू कर जाएंगे, तो वहां पे बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखी जा सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास अमाइलिन आइलेट सेल्स को इम्पैक्ट करता है, उसमें से जो इंसुलिन का सिक्रेशन है उसे कम कर देता है, तो इस अमाइलिन की सिक्रेशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई रहते हैं तो सेल्स के अंदर जाके ग्लूकोज टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स खुद ही डैमेज होना शुरू कर जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है लिपोटॉक्सिसिटी के बारे में। पैनक्रियाज एक्सेसिव फैट मॉलिक्यूल्स को एनकाउंटर करती है तो वहां पे भी पैनक्रियाटिक फंक्शन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट कर जाता है।
अब क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे दोनों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। देखो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में एज क्या रहती है, ज्यादातर अर्ली एज में ही आकर करता है, यानी कि पेशेंट अगर 30 या फिर 32 ईयर्स से यंगर है उसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस ज्यादा कॉमनली देखा जाता है और ये अचानक से शुरू होती है और बहुत तेजी से डेवलप करती है। विद इन द कोर्स ऑफ वीक्स ये डायबिटीज पूरी तरीके से बॉडी के ऊपर कवर कर लेती है। कॉमन सिम्टम्स हमारे पास डायबिटीज में 3 तो हमें याद रखने। सबसे पहले आता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन जाना या फिर बार बार सुसु जाना, पॉलीयूरिया हो जाता है। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा पानी पीना, बॉडी बहुत ज्यादा पानी मांगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी बॉडी को। पॉलीफेजिया क्योंकि सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ही घूमे जा रहा है, तो सेल्स को लगेगा कि मेरे को एनर्जी चाहिए, तो सेल्स बॉडी को कहेंगे कि मुझे और ज्यादा खाना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख पेशेंट को लगती है। वेट, पेशेंट ओबीस नहीं हो पाता है क्योंकि सेल्स के पास पहुंच ही नहीं रहा है। सेल्स के पास अगर बहुत ज्यादा हाई ग्लूकोज पहुंच रहा है तो वहां पे टॉक्सिसिटी हो जा रही है, सेल्स का डैमेज अलग हो जा रहा है। पेशेंट ओबीस नहीं होते, उनका वेट ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है और कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पे मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है, जिसमें कि कीटोन बॉडीज फाइनली ब्लड के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। एज, ज्यादातर ये मिडिल एज या उसके बाद देखी जाती है, यूजुअली 40-45 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हमें देखी जाती है। ऑनसेट में सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं, जैसे टाइप 1 में सिम्टम्स बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहे थे, टाइप 2 में सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप करते हैं। कोई विजिबल सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन पेशेंट में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस आती है और कॉम्प्लिकेशंस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, बट इन द लेटर स्टेजेस। इसमें वो 3 चीजें कॉमन रहेंगी, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस में जब फैट का ब्रेकडाउन करना शुरू करती है बॉडी, तो उसमें हार्मफुल कीटोन बॉडी जो है बॉडी के ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट होना स्टार्ट कर जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब इन सारी राम कहानी के पीछे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं उनके बारे में बात करेंगे।